CNET Paper 2 Education. As per the latest syllabus, once again I am with you. Do like and subscribe the channel for your examinations preparation. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पहले के सेशन में हमने पढ़ा है चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 का ए सेक्शन एंड इन दैट वी हैड स्टडीड सो फार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमने पढ़ लिया है. फिर वी हैव ऑल्सो डन कोठारी एजुकेशन कमीशन, देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. आप स्क्रीन पे देखो, यू विल कम टू नो. फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स दैट केम इन 1999. Then in the previous session we had completed National Curriculum Framework which came in the year 2005 और आज हम पढ़ेंगे National Knowledge Commission that came into the year 2007. अब देखो मैंने ब्लू से टिक भी किया है. So today we are going to study about the National Knowledge Commission which is really very important for our examination. So without further ado, let's just start with today's session. National Knowledge Commission which came in the year 2007. National Knowledge Commission was a high level advisory body to the Prime Minister of India. कहना ये चाहते हैं कि ये एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी उस टाइम पे, और किसके लिए पर्टिकुलरली उस टाइम मतलब कि 2007 में फ्रेंड्स नेशनल नॉलेज कमीशन आया था और वो हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी लिखा है. यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है या प्राइम मिनिस्टर को कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तो उनको एडवाइस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस अच्छे से दे पाए, उनको हेल्प कर पाए हाउ टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज़ और प्लान. तो उनके लिए एक हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेजेबल सोसाइटी. ये 3 लाइन में पूरे ये पर्टिकुलर कमीशन का जिस्ट आ गया, या फिर आप बोल सकते हो कंक्लूजन आ जाता है. क्या आया तो आप समझो. ये कहना ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे 2007 उस टाइम पे जो थे, उनको एडवाइजरी बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि उनको एडवाइस करेगी एक कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ या फिर कोई डिसीजन लेने में, एग्जीक्यूट करने में. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ नॉलेजेबल सोसाइटी. अब आगे पढ़ो. इन इट्स एंडेवर टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज लैंडस्केप ऑफ द कंट्री द नेशनल कमीशन नॉलेज कमीशन सबमिटेड अराउंड 300 recommendations on 27 focus areas during its 3.5 year term. यानी कि 3.5 year का जो टर्म पीरियड था उसमें रिसर्च डेवलपमेंट अलग अलग जॉनरे में काम किया गया. एंड देन आफ्टर 27 ऐसे फोकस एरिया के ऊपर काम किया गया 3.5 साल में, और 300 रिकमेंडेशंस ये जो कमिटी बनाई गई थी वो बाहर लेके आई. The implementation of the National Knowledge Commission recommendations are currently underway at the central and state levels. यानी कि 2007 में ये जब रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि ये जो नेशनल नॉलेज कमीशंस की जो recommendations है वो धीरे धीरे करके सेंट्रल और स्टेट लेवल को डेवलपमेंट की राह पे ले जाने वाली है. फिर सेकेंड पॉइंट, the ability of a nation to use and create knowledge capital determines its capacity to empower and enable its citizens by increasing human capabilities. यानी कि एक ऐसा नॉलेज नेशन या स्टेट बनाना है जिससे ह्यूमन बींग्स कैपेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल भी आगे बढ़ पाए, स्किलफुल डेवलपमेंट हो पाए. टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड, 600 मिलियन बिलो द एज ऑफ 25. 2007 के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल यंग पीपल है जिनकी एज 25 से कम है, यानी लेस देन 25. Following the knowledge-oriented paradigm of development would enable India to leverage this demographic advantage. जैसे ही स्किलफुल नेशन की बात हम कर रहे हैं, नॉलेजेबल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा. फिर कहते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर और लेट एंड फॉर्मर
Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, he once said, "The time has come to create a second wave of institution building and of excellence in the field of education, research and capability building so that we are better prepared for the 21st century." ये उन्होंने 2006 के आसपास बोला गया था जब नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बात की जाती थी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर देखो, विद दिस ब्रॉड टास्क इन माइंड, the National Knowledge Commission, that is NKC, was constituted on 13th June 2005 with a time frame of 3 years, and from 2nd October, that was on Gandhi Jayanti 2005 to 2nd October 2008, यानी कि 3 साल का टाइम ड्यूरेशन था, 3.5 ईयर कमेटी को काम दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 जून 2005 में, 13/6/2005, एंड ये 3 साल का जो रिसर्च डेवलपमेंट उसके ऊपर काम करने का था, दैट स्टार्टेड ऑन 2nd October 2005 and it worked till 2nd October 2008. As a high-level advisory body to the Prime Minister of India, the National Knowledge Commission was given a compulsory or mandate to guide policy and direct reforms, यानी कि कोई बड़े चेंजेस लाने के लिए, सजेशंस देने के लिए बनाया गया था, फोकसिंग ऑन कीज अ सर्टेन की एरिया सच एज, और किस पर्टिकुलर अरीना में सजेशंस देने के लिए ये बनाया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन। तो एजुकेशन में कुछ नया चेंजेस लाने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, नए कमीशंस है, या फिर कोई ऐसे आप कह सकते हो कि किसी को हेल्प करने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वे में ई गवर्नेंस किस तरीके से कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आधार कार्ड है तो हमारा वो डिजिटल भी आपको अवेलेबल हो जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपकी समझ के लिए। दैट इज़ ऑल अंडर ई गवर्नेंस। Easy access to knowledge, creation and preservation of knowledge system, dissemination यानी कि spread of knowledge and better knowledge services were core main concerns of National Knowledge Commission। यानी कि शॉर्ट में समझाऊँ मैं तो ये पर्टिकुलर कमीशन अलग अलग फील्ड में कौन से रिफॉर्म्स ले पाए, कैसी पॉलिसीज़ बना पाए, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से कर पाए, तो इन सब को ध्यान में लेके ये नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया गया था। 2007 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 3.5 ईयर्स इसको बनाने के पीछे गए थे। और यहाँ पे कौन से अरीना देखे थे जिसमें हमें रिफॉर्म या चेंजेस लाने हैं, तो एजुकेशन फील्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा। फिर देखते हैं कि विजन और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो विजन की बात हम करें तो आप देखो, विजन यानी कि दूरदृष्टि, कि आगे जाके ये पर्टिकुलर जो कमीशन है वो कैसे चेंजेस ला सकते हैं या क्या एम करता है, क्या विजन है उसका। तो द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हेल्प रीस्ट्रक्चर नॉलेज related institutions and infrastructure to meet the challenges of the 21st century with a focus on meeting the aspirations of the 550 million young in an increasingly global knowledge society। यानी कि नॉलेज बेस्ड इंडिया की बात हो रही है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के ऊपर फोकस किया गया है। जितना ही नॉलेजेबल सोसाइटी होगी या फिर जितना स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब होगा इन अ वे कि जितने भी यंग चिल्ड्रन है, जितने भी यंग पीपल हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे विजन में की गई है। फिर हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द ओवरऑल टास्क बिफोर द नेशनल नॉलेज कमीशन इज टू टेक स्टेप्स दैट विल गिव इंडिया द नॉलेज एज इन द कमिंग डेकेड्स। दैट मीन्स to ensure that our country becomes a leader in the creation, application and spread or dissemination of knowledge। यानी कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात की गई है। तो अगर हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट फोकसेस अपॉन द नॉलेज एज इन द कमिंग डेकेड्स। यानी कि
जितने भी आगे डेकेड्स आएंगे उसमें हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड लीडर में तो उभर के आएगी ही आएगी, बट इन विच फील्ड? तो नॉलेज क्रिएशन के फील्ड में, यानी कि अलग अलग पेटेंट है, अलग अलग कॉपीराइट है, अलग अलग रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो सब जो भी लोग हैं वो आगे उस तरीके से नॉलेज बेस सोसाइटी या नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है वो भी सुझा पाएंगे, और वही जो नॉलेज उन्होंने बनाया है, क्रिएट किया है, स्किल डेवलप की है, वही स्प्रेड ज़्यादा होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल या फिर स्किलफुल डेवलप हो पाएंगे। उस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो नंबर 1 हम देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था? तो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज प्रिंसिपली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की। प्रमोटिंग डोमेस्टिक रिसर्च, इंडिया में ही अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री में रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाना है। एंड इनोवेशन इन लेबोरेटरीज, लैब वर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें कोई इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल एडवांसमेंट है, उसके ऊपर फोकस करना है। एज वेल एज एट द ग्रास रूट, यानी कि बेस लेवल के ऊपर भी फोकस करना है, फाउंडेशन लेवल के ऊपर। देन यू कैन गो टू इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल्स। एंड टैपिंग फॉरेन सोर्सेज, यानी कि फॉरेन या अब्रॉड के सोर्सेज जो नॉलेजेबल बेस्ड है उनसे भी सीख के हमें मोर ओपन ट्रेडिंग रिजिम, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, या फिर फॉरेन करेंसी है उसको भी अगर हम अपनी कंट्री में लाते हैं तो हमारी जो करेंसी है यानी कि जो रुपी है, इंडियन रुपी है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ पाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग वो सब यहाँ पे यूज़ होने लगेगा, तो यहाँ पे भी नॉलेज बिल्डअप सोसाइटी बन पाएगी। तो इस तरीके से कहा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेस्टिकली भी हमें प्रमोट करना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि फोकस में लेना है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो आपने समझ लो कि किसी ने थियरी बना दी, किसी ने बहुत बड़े प्रिंसिपल्स बना दिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या? तो वो जो भी नॉलेज बिल्डअप है उसका एप्लीकेशन विल प्राइमरीली टारगेट द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ। तो वो किस तरीके का नॉलेज कौन से एरिया सेक्टर्स में अप्लाई करना है? तो हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। This involves diverse priorities like using traditional knowledge in agriculture, encouraging innovation in industries and agriculture, and building a strong e-governance framework for public services। आपको पता है 3 सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं कौन से वाले? तो प्राइमरी या एग्रीकल्चर, सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल, और तीसरा है टर्शियरी और एज सर्विस सेक्टर। ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी और सर्विस सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है, सॉरी प्राइमरी एंड इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो बरसों से एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाए, या फिर जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है उसमें क्या इनोवेशन लाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाए। से फॉर एग्जांपल इरिगेशन फैसिलिटीज़ 70% इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, और वो एक इनोवेशन है। क्यों? तो उससे क्या हो रहा है, एवरी क्रॉप इज गेटिंग द नीड बेस्ड वाटर एंड देट बाय विद इन अ न्यूट्रिटिव अमाउंट, एंड देट बाय किसी को ज़्यादा कोई पौधा मर नहीं जा रहा है या ज़्यादा भी पानी उसको नहीं पिला रहे या कम भी नहीं हो रहा। तो इरिगेशन फैसिलिटी माना जाता है कि 70% इन द एग्रीकल्चर फील्ड फार्मर्स आर यूजिंग, तो इट इज़ एन इनोवेशन। फिर अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई है। फिर कह सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी डेवलपमेंट करना है। तो 2007 में ये एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव जो आता है वो कहता है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज फोकस ऑन एंश्योरिंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री यानी कि 1 to 7 स्टैंडर्ड, ऑफकोर्स प्री वो KG एंड ऑल नर्सरी वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गया। एलिमेंट्री दैट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स वो कंपलसरी करना है। उसके ऊपर स्प्रेड ऑफ नॉलेज यानी कि इस तरीके का
हमें ऑब्जेक्टिव रखा है नेशनल नॉलेज कमीशन में कि सारी बच्चियां जो है अलॉन्ग विद बॉयज़ ऑफ कोर्स कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो वो ले ही पाए, एंड अदर ट्रेडिशनल डिसएडवांटेज ग्रुप, और जो बच्चे पैसे की वजह से नहीं आ पा रहे हैं या फिर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहे हैं तो उनको भी हेल्प करने की बात की है। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग especially for skilled workers, taking steps to boost literacy level and using information and communication technology ICT based knowledge की बात की गई है to enhance standards in education field and widely spread or disseminate easily accessible knowledge that is useful to the public। यानी कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो भी हो पाए ICT के हेल्प से भी हमें क्रिएट करने की बात की है नेशनल नॉलेज कमीशन में। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर्स की कमेटी थी और चेयरमैन भी उसमें इंक्लूडेड थे, एंड यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए 10 यंग प्रोफेशनल्स को भी लिया गया था। फिर आगे देखते हैं, द प्लानिंग कमीशन इज़ द नोडल एजेंसी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, नेट एग्जाम के लिए। द प्लानिंग कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर प्लानिंग आउट एंड बजटिंग पर्पजेज। जो भी प्लान आउट करनी है पॉलिसी या फिर बजटिंग का कोई पॉलिसी बनाना है या फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सोचना है, और हैंडलिंग पार्लियामेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, पार्लियामेंट्री इश्यूज भी कोई होते हैं तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन को नोडल एजेंसी या नोडल ऑफिस डिक्लेयर किया गया था। किसने किया था? नेशनल नॉलेज कमीशन। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्लानिंग कमीशन को ये पर्टिकुलरली इसके ऊपर फोकस ज़्यादा रखने के लिए बोला गया था। द मेथोडोलॉजी ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन इज टू फॉर्म वर्किंग ग्रुप्स विद इन ईच ऑफ इट्स फोकस एरिया एंड मेक कॉन्क्रीट प्रपोजल टू फॉर रिफॉर्म डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर थ्रू अ सीरीज ऑफ वाइट पेपर। सीरीज ऑफ वाइट पेपर का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, इनोवेशन के ऊपर फोकस, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो भी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सब की बात की गई है। तो यानी कि सीरीज ऑफ वाइट पेपर मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेड वर्क जिसमें आप कह सकते हो कैसे पॉलिसी बनानी है, किस तरीके की पॉलिसी बनाई गई है, कौन से रिफॉर्म्स लिखे गए हैं, उसके ऊपर वो सब डॉक्यूमेंटेड सीरीज में ये सब लिखा गया था कि रिसर्च डेवलपमेंट कौन से फील्ड में करना है, कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ ई गवर्नेंस, उसकी बात की गई है। दिस टास्क इन्वॉल्व्स वर्क इन द कोलैबोरेशन विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में कोलैबोरेट करके साथ मिलके वर्क कैसे करना है ये टास्क भी इन्वॉल्व होता है। इसमें प्रोफेशनल्स भी लिए जाएंगे, एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करना है या एकेडमिशियंस के ऊपर, साइंटिस्ट, रेगुलेटरी बॉडीज, नेशनल थिंक टैंक्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ को डेवलप करने की बात की गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक नॉलेज बेस्ड स्टेट या कंट्री बनाने की बात की गई है। स्टेट तो नहीं लेकिन कंट्री ही। फिर कहते हैं कि फोकस एरिया कौन से थे, तो एक्सेस टू नॉलेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सिर्फ समझ लो, इफ़ यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड ओनली दिस पर्टिकुलर नेम्स देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू लॉट इन योर एग्जामिनेशन। फोकस एरिया किसके ऊपर था, तो एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक इशू इन द नॉलेजेबल सोसाइटी। नॉलेज है यहाँ है वहाँ, लेकिन उसका एक्सेस कैसे है। Even if universities, research institutions, laboratories produce large amount of knowledge, it will be of little use until most of the population possess adequate or sufficient means or knowledge to acquire, absorb and communicate this knowledge। जब तक आप वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन या जो इंसान है जिसको वो नॉलेज चाहिए उसको उस तक एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो उसको आता नहीं है, उसको किस तरीके से वो नॉलेज यूज़ करना है वो नहीं समझ है, तब तक वो नॉलेज कोई काम का नहीं है, उसकी बात की गई है। तो यूनिवर्सिटीज़ हो, लेबोरेटरीज हो, लाइब्रेरीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है आपको लेकिन उसका एक्सेस कैसे होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करने की बात की गई है। फिर नॉलेज कॉन्सेप्ट की बात की गई है। नॉलेज कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, तो नॉलेज कॉन्सेप्ट की किस तरीके का नॉलेज फोकस कर मतलब किस तरीके का नॉलेज ह्यूमंस को डेवलपमेंट करने के लिए काम आ सकता है उसके ऊपर बात की गई है। एडवांसेस इन नॉलेज, एडवांसेस यू कैन से एडवांसेस मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉलेज में, एंड
इट्स एप्लीकेशंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर. जितना ही आप नॉलेज बिल्डअप करोगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर डेवलपमेंट. देयरफॉर it is of utmost importance that we nurture the skills and intellectual capabilities of a largely youthful population in order to build a strong base of human capital that can transform India into a strong knowledge economy. यानी कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी इंडिया को बनानी है, या फिर लोगों को जितना हो सके उतना स्किल डेवलपमेंट करवाना है ताकि उनका जो नॉलेज बिल्डअप हो पाए वो किसी ना किसी तरीके से पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड देन आफ्टर द नेशनल डेवलपमेंट की ओर प्रगति कर पाए. फिर द थर्ड फोकस एरिया है वो है नॉलेज क्रिएशन. नॉलेज क्रिएशन में बात की गई है कि इंडिया डोमेस्टिक रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये नॉलेज बिल्डअप हो पाएगा, नॉलेज क्रिएशन सोसाइटी बिल्डअप हो पाएगी. फिर नॉलेज एप्लीकेशन. द क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट डायरेक्शनलेस. कोई एप्लीकेशन अगर हम नॉलेज की कर रहे हो तो वो डायरेक्शन कोई ना कोई तो सुझाएगा ही, वो डायरेक्शनलेस नहीं होगा. टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम आवर इंटेलेक्चुअल असेट्स वी मस्ट अप्लाई नॉलेज इन द फील्ड्स लाइक. जो भी नॉलेज हमने ग्रैब किया है, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन फील्ड में कोई भी, तो वो उस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई कहाँ कर सकेंगे, वो बारे में बात की है. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, एजुकेशन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, वेयर प्रोडक्टिविटी कैन बी एनहांस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे पाए लोगों को. नॉलेज एप्लीकेशन इज बोथ अ गोल भी होता है और फैसिलिटेटर भी होता है प्रोग्रेस इन दिस इम्पॉर्टेंट सेक्टर. नॉलेज सर्विस इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज विल प्रोड्यूस लार्ज स्केल बेनिफिट्स फॉर द कॉमन मैन. Technology has a potential to make the government service and functioning more accountable, transparent and efficient. फॉर एग्जाम्पल हम आजकल UPI का यूज़ कर रहे हैं, तो UPI क्या है, तो वो एक डेवलपमेंट ही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट सर्विस को, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को या उनकी फंक्शनिंग को मोर अकाउंटेबल ईजी बना देती है. अकाउंटेबल इन अ वे, रिस्पॉन्सिबल तो है ही वो लोग, लेकिन वो एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग ईजी या स्मूथ बना देती है. इवन फॉर ऑल कंज्यूमर्स टू. E-governance can change the way in which the citizens of India perceive and interact with the government. गवर्नमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है वो भी गवर्नेंस में आ जाता है. से फॉर एग्जांपल अगर आपको टैक्स पे करना है तो नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी यू कैन मेक यूज़. आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर आपको जो भी रिटर्न फाइल करनी है वो सब ऑनलाइन हो जाता है. सो दिस इज़ वन सच डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो नॉलेज एप्लीकेशन इसे कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, with this is a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe my channel, that is NTA UGC Net Paper to Education. Till the next time, keep learning and keep achieving.